3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था के आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में। पर भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ने से पहले हम लोग एक ब्रीफ रिवीजन लेते हैं कि कल के सेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा क्या होती है। अच्छा, सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि सभा है क्या, संविधान सभा की ही आवश्यकता क्यों पड़ी। तो संविधान सभा को पढ़ने से पहले हम लोगों ने संविधान के बारे में पढ़ा। संविधान क्या है? किसी भी देश का वह प्रारूप वह लिखित या अलिखित दस्तावेज जिसके आधार पर उस देश का शासन प्रशासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होगी, उसे संविधान कहते हैं। और इस तरह की व्यवस्था को बनाने के लिए एक सभा की आयोजन किया गया, एक सभा की जरूरत पड़ी जिसको हम लोग संविधान सभा कहते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा की थी संविधान सभा की मांग के बारे में। तो बेटा कमेंट्स करके बताना कि सबसे पहले कांग्रेस द्वारा ऑफिशियल रूप से संविधान सभा की मांग कब की गई थी। तो बेटा बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मांग की, महात्मा गांधी ने उसके बाद मांग की, नेहरू समिति ने एक प्रारूप पेश किया, एम.एन. रॉय ने बताया कि संविधान सभा की मांग फिर हुई। कांग्रेस पार्टी द्वारा 1935 में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग होती। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि संविधान सभा का तो निर्माण होगा, परंतु इसका निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार जो सार्वभौमिक वयस्क जो वयस्क हो चुके हैं उनके मताधिकार के मतदान के आधार पर किया जाएगा। फिर अगस्त प्रस्ताव में इसको स्वीकारा गया। 1942 में इसका प्रारूप बनता है, एक बार इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन के बाद जाके संविधान सभा का पूरा प्रारूप तय होता है। इलेक्शन में बेटा क्या 389 सदस्य शामिल होते हैं। ये पूरा का पूरा अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष रूप से इसमें चुनाव नहीं होता है। एकल मत संक्रमणी प्रणाली को प्रयोग किया गया। 93 रियासतें थी ब्रिटिश शासन के तरफ से, 296 अब बेटा 4 इसमें उच्च आयुक्त, 292 प्रांत थी। इसमें बेटा कांग्रेस और मुस्लिम लीग को लेके एक छोटा सा मैटर हो गया था। मैटर ये हुआ था कि मुस्लिम लीग को 78 सीटें आरक्षित हुई थी और जो कांग्रेस को थी, कांग्रेस को 208 सीटें। अब 208 और 73 के साथ जब कैबिनेट बनना था, जब संविधान सभा बननी थी, तब मुस्लिम लीग को एक बात समझ में आती कि संविधान सभा में किसी भी विधेयक को पास करने के लिए बहुमत चाहिए होगा। बहुमत कांग्रेस के पास होगा तो इनके हिसाब से चीजें नहीं हो पाएंगी, जिस वजह से मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया और कांग्रेस ने इसके बाद कंप्लीट शासन को संभाला। मुस्लिम लीग ने अलग से अपने राज्य की मांग की, अपने देश की मांग की, फिर इनको एक अलग से देश बन जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना वहां के अध्यक्ष बन जाते हैं और भारत में फिर संविधान सभा की बैठक होती है। संविधान सभा की हम लोगों ने बैठक की 3 डेटें इंपॉर्टेंट करी, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या होता है, पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने जाते हैं, ये वरिष्ठ सदस्य थे इस वजह से। इसके बाद बेटा 11 दिसंबर को सबसे पहले एक स्थायी अध्यक्ष मिलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक थी एस सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। एस सी मुखर्जी के अलावा 16 जुलाई 1948 से वीटी कृष्णामाचारी ने इसके दूसरे उपाध्यक्ष बने थे। बीएन रॉय संवैधानिक सलाहकार थे। अपना ध्यान रखना बेटा, ये बीएन रॉय नाम हमेशा याद रखना, ये नाम आपको बहुत बार पूछा जाएगा, कई एग्जाम से पूछा गया। इन्होंने पहला प्रारूप तय किया। 13 दिसंबर को तीसरी बैठक होती है। इसके बाद संविधान सभा के प्रारूप क्रम के बारे में चर्चा करते हैं कि कितने वाचन होते हैं। 3 प्रमुख वाचन होते हैं। 3 वाचन के बाद संविधान सभा द्वारा पारित किया जाता है। पारित करने के क्रम में कई समितियां बनती हैं, जैसे राष्ट्रध्वज के लिए एक तदर्थ समिति बनती है जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। प्रारूप समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के इनके अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे, जैसे गोपाला स्वामी अयंगर जी, कृष्णा स्वामी अय्यर जी, मोहम्मद शहदुल्ला, के.एम. मुंशी, एन. माधवराव कृष्णमाचारी जी। एन. माधवराव जी की स्थान पे बी.एन. मित्र जी और कृष्णमाचारी जी की स्थान पे डी.बी. खेतान आते। इन सभी विषयों के बारे में कल के सेशन में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पठन के बारे में भी कल कर चुके थे। आज सिर्फ एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जल्दी पढ़ रहे हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू होता है। आंशिक रूप से जब लागू होता है तब 15 अनुच्छेद लागू कर दिए जाते हैं। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान इसी दिन से लागू थे। नागरिकता के अलावा बेटा राष्ट्रपति की शपथ लेना, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन का स्पष्टीकरण और कुछ अस्थायी प्रावधान थे, जैसे 379, 380, 388, 391, 392, 393। ये प्रावधान 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, इसलिए इनको याद रखना। ये 15 वो प्रमुख संविधान में आर्टिकल्स हैं जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए थे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू होता है। अब बेटा हम लोग चर्चा करते हैं कि संविधान सभा के द्वारा जब संविधान सभा का निर्माण हो गया, संविधान का निर्माण हो गया, इसके लिए बेटा कई चीजें, जैसे राष्ट्रध्वज को मान्यता कब मिली, ये डेट बेटा अपने यहाँ लिख लेना। सबसे पहले भारत को में राष्ट्रध्वज को मान्यता 22 जुलाई 1947 को मिलती है। जो हमारा तिरंगा है इसको बेटा मान्यता कब मिली राष्ट्रध्वज की, इसको मिलती है 22 जुलाई 1947, 1947 22 जुलाई। राष्ट्रमंडल सदस्य के रूप में मान्यता, एक्चुअली भारत
राष्ट्रमंडल देश का समूह। अच्छा, ये राष्ट्रमंडल सदस्यों की, तो राष्ट्रमंडल वे देश हैं जो ब्रिटिश शासन के अधीन कभी रहा करते थे, वे सभी देश राष्ट्रमंडल सदस्य कहलाते हैं। इसको अंग्रेजी में बेटा कॉमनवेल्थ बोलते हैं। क्या बेटा? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ देश के रूप में हमें मान्यता मई 1949 को मिलती है। 24 जनवरी 1950 को बेटा राष्ट्रगान को मान्यता मिलती है, राष्ट्रगीत को मिलती है। साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 को भारत का अपना पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुनने किया जाता है। इस संविधान सभा की अंतिम बैठक थी तथा इसी समय संविधान को स्वयं को अंगीकार कर दिया गया, लेकिन इसके बाद यह संसद के रूप में कार्य करती ही रही और जब तक नई सदन का गठन नहीं हुआ। ठीक है, संविधान सभा। अब देखो हुआ क्या, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को मान्यता मिली, राष्ट्रगीत को मान्यता मिली, साथ ही साथ भारत के प्रथम राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज को मान्यता 22 जुलाई 1947 को मिलती है। संविधान सभा जो था, संविधान सभा को 24 जनवरी 1950 को भंग कर दिया गया था, लेकिन भंग करने के उपरांत भी ये कार्य करती रही थी जब तक, लेकिन यह संसद के रूप में कार्य करती रही थी 1952 तक, जब तक नई संसद का गठन नहीं होता। भारत की नई संसद का गठन कब होता है? नई संसद का गठन 1952 1952 को होता है। अब इसकी आलोचनाओं के बारे में बहुत सारे लोग कह सकते हैं इसमें कभी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, तो बेटा ध्यान रखना उस समय की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जा सके। इसके पीछे भी कई रीजंस मान सकते हैं। पहला रीजन कि लोगों में इतनी शिक्षा का अभाव था, लोग उस समय अशिक्षित थे। अगर उस समय प्रत्यक्ष चुनाव हो जाता जस्ट सपोज, तो प्रत्यक्ष चुनाव के बाद कुछ ही प्रमुख दल होते, कुछ ही प्रमुख समुदाय होते जहां से लोग चुन के आते और फिर से उन्हीं समुदाय के बल पे पूरा पूरा शासन बन जाता। एक बेटा अशिक्षा का होना। सेकंड, भारत की दशा भी इतनी अच्छी नहीं थी कि संपूर्ण देश में प्रत्यक्ष चुनाव एक साथ कराया जा सके, जिस वजह से प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। थर्ड, धन की भी कमी थी। और तीसरी चीज देखो, पॉइंट्स यहां पे भी पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है। इसीलिए संविधान सभा सही मायने में जनता के प्रतिनिधित्व नहीं थी तथा रियासतों के प्रतिनिधित्व अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे। राजाओं ने इनका मनोनयन किया था, इसलिए वे जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। ये बात बेटा सच है कि संविधान सभा का जो इस समय निर्माण होता है ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं थी, लेकिन इस समय के बेटा तत्कालीन प्रत्यक्ष चुनाव कराना भी असंभव था। असंभव होने के रीजंस क्या थे? देश में अस्थिरता होना, उस समय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम पे था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त ढांचा भी नहीं था, समय का अभाव था, जनता में अशिक्षा थी, राजनीतिक जागरूकता का अभाव था। इन सभी कारणों के कारण प्रत्यक्ष चुनाव संभव नहीं हो सका। सेकंड बेटा, इसमें आलोचना करते हैं कि रियासतों के प्रतिनिधित्व का मनोनयन किया गया था, रियासतों से प्रतिनिधियों का मनोनयन किया गया था। अब बेटा देखो, जस्ट सपोज किसी रियासत, यहाँ बेटा रियासत को अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे राजवंश के बारे में चर्चा कर सकते हैं, राजा के बारे में। किसी राजा ने अगर किसी व्यक्ति को भेजा है तो वो सदा राजा के ही गुण गाएगा। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि संविधान सभा वास्तविक जनता की ना होकर किसी राज प्रशासन की ओर थी। लेकिन यहाँ पे बेटा देखो क्या, संविधान की दूसरी आलोचना, यह एक स्वयं प्रभु संस्था नहीं थी क्योंकि इसका गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। अब स्वयं प्रभु का मतलब क्या था? स्वयं प्रभु का मतलब होता है, इसको बेटा स्वयं प्रभु लिखना शुरू कर दो। अर्थात संविधान सभा खुद में ही ग्रेट नहीं थी, वो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग बनी। देखो बेटा, ये आलोचना भी उचित नहीं है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु बन गई थी। अब यह कैबिनेट मिशनों की अनुशंसाओं से मुक्त थी तथा इसमें यह प्रस्ताव भी पारित किया गया था, यह अपने सभी निर्णय स्वतंत्र ले सकती थी। लेकिन स्वतंत्र लेने के बाद भी भारतीय संविधान में 1935 का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। क्या रोल देखने को मिलता है उसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। कुछ आलोचकों का मानना है संविधान सभा को बनाने में ज्यादा समय लग गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग गया, जबकि अमेरिका के संविधान निर्माताओं को मात्र 4 माह का समय लगा। तो बड़ा ध्यान रखना, अगर समय को लेकर आप आलोचना करना चाहे तो ये ध्यान रखना, भारतीय संविधान में 60 देशों के संविधानों को रीड किया गया, 60 देशों के संविधानों से अच्छी चीजों को उठाकर भारतीय संविधान में रखा गया। तो जब एक बड़े देश के लिए बड़ी चीजों के साथ, बड़ी समस्याओं के साथ, बड़े धर्मों के साथ, यहाँ पे सिर्फ एक धर्म नहीं था, अलग अलग धर्म थे, हर धर्म के साथ खुश रखना था, हर धर्म के बेनिफिट्स को देखना था, हर तरह के इंसान के साथ ट्रिक करना था। इस समय पे समय लग सकता है। जैसे भारत व अमेरिका में परिस्थितियां भिन्न थी, भारत बहुसंस्कृति, बहुभाषी, बहुधार्मिक देश था तथा हमारा सामाजिक ढांचा भी अत्यधिक जटिल था। इसमें अनेक जनजातियां, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे। अमेरिका का संविधान जटिल था, ना कि भारत जैसी विविधताएं नहीं। हालांकि अमेरिका में रेड इंडियंस व अफ्रीकी मूल के लोग थे, लेकिन उनके हितों के लिए संविधान में कोई उपाय नहीं किया गया था। अब बेटा इसके साथ ही साथ बताया गया अमेरिका का संविधान संक्षिप्त, भारत का संविधान बहुत बड़ा है। भारत के संविधान को बेटा वकीलों के लिए स्वर्ग भी कहा जाता है।
क्योंकि इसमें इतने ज्यादा आर्टिकल्स हैं, इतने लूप होल्स हैं, इतने इफ और बट्स के केसेस बनते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ो तो आप किसी भी केस से बच सकते हैं। लेकिन इसके लिए यही है कि भारतीय संविधान में उस समय की दशाओं को देख के संविधान का निर्माण किया गया था, जो कि कुछ समय तक ठीक रहा। कुछ आलोचकों का मानना है संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था, इसीलिए संविधान सभा की कांग्रेस की विचारधारा को अधिक महत्व दिया जाता है तथा अन्य विचारधाराओं की उपेक्षा की हो गई। अब देखो, ये भी कट ऑफ इतना अच्छा नहीं है तार्किक, क्योंकि पॉइंट्स बस इतना है, संविधान सभा में कांग्रेस के सदस्य अधिक होने के बावजूद कांग्रेस ने संविधान सभा को अधिक प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। अधिकांश निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते थे। संविधान का प्रारूप समिति ने तैयार किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर जी थे, जो कि कांग्रेसी नहीं थे। अब देखो, ये आजकल की पॉलिटिक्स से थोड़ी सी अलग की पॉलिटिक्स थी। उस समय यूएन में भी भाषण देने के लिए, यूएन में अपना पक्ष रखने के लिए विपक्ष के नेता को भेज दिया जाता था, जो वर्तमान समय में पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए किया जाता था क्योंकि उन लोगों के अंदर अपने राज्य, अपनी पार्टी को लेके कोई बेनिफिट्स नहीं थे, उनके अंदर भारत देश को आगे बढ़ाने की नीति थी। इस वजह से इस कथन को भी हम लोग असत्य ही मानते हैं। प्रारूप समिति में केवल 2 कांग्रेस के सदस्य थे, के.एम. मुंशी और टी.टी. कृष्णमाचारी। इससे यह सिद्ध होता है कि संविधान के प्रारूप समिति में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब हम लोग चर्चा करते हैं सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। अब बेटा ध्यान रखो, भारतीय संविधान के स्रोत की चर्चा करें तो प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया था और उनके अच्छे उपायों को ग्रहण करके भारतीय संविधान की संरचना की। अब 60 देशों के संविधान को पढ़ने में, लिखने में, दोबारा से 3-3 वाचन करने में, 3 बार एडिट करने के बाद भारतीय संविधान का प्रारूप और भारतीय संविधान को प्रस्तुत करने में मात्र 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। बहुत कम समय था इतने बड़े संविधान को बनाने में, और ऐसा संविधान बनाने में जो सभी लोगों के लिए अप्लाई हो, सभी लोग उससे प्रसन्न हो सके। अब 2 वर्ष 11 माह के 18 दिनों के इस जटिल समस्याओं के बाद जब भारतीय संविधान तैयार होता है तो उसमें 60 देशों के निचोड़ को लिया गया, हर देश को पढ़ा गया, उसमें से जो अच्छी बातें हुई उनको ली गई। लेकिन इसमें प्रभुत्व की चर्चा करें कि सबसे ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, सबसे ज्यादा हमें भारत शासन अधिनियम 1935 देखने को मिलता है। भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 2/3 आर्टिकल्स को सेम टू सेम या कुछ शब्द परिवर्तित करके शब्द छर उतार लिए दिया गया। इसमें बेटा क्या, जैसे संघीय ढांचा, द्विसंधात्मक प्रणाली, प्रांतों की स्वायत्ता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का वीटो पावर, लोक सेवा आयोग, जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान, आपातकाल प्रावधान, न्यायपालिका, समवर्ती सूची, कैग, ये सभी के सभी आर्टिकल्स, ये सभी पॉइंट भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। बेटा पॉइंट याद रखो, भारत के संविधान को बनाने में 60 देशों से आर्टिकल्स को उधार लिया गया है, लेकिन प्रमुख तौर पे हमें इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 की छवि देखने को मिलती है, क्योंकि 1935 भारत शासन अधिनियम से 2/3 आर्टिकल्स को सेम टू सेम शब्द छर या कुछ आंशिक परिवर्तन करके स्वीकृत किया गया, जैसे संघीय ढांचा, द्विसंधात्मक शासन प्रणाली, प्रांतों की स्वायत्ता, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की वीटो शक्ति, लोक सेवा आयोग के बारे में, जनजाति क्षेत्रों के विशेष प्रावधान, आपातकाल प्रावधान, न्यायपालिका, समवर्ती सूची, कैग इत्यादि। अब चर्चा करते हैं ब्रिटेन के संविधान में। अब ब्रिटेन के बारे में याद रखना, ब्रिटेन से क्या क्या लिया। ब्रिटेन से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली ली, संसद, लोकसभा, राज्यसभा इनको लिया गया, द्विसदनात्मक प्रणाली लिया गया, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। निम्न सदन बेटा क्या होता है, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व क्रिएट करेंगे वो करेंगे लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, इनके अलावा विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, रिट जारी करने की शक्ति, विधि के समझ समानता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फर्स्ट पे द पोस्ट, अग्रता की ही विजेता, कैग, ये पॉइंट्स ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अब बेटा ब्रिटेन के बारे में ध्यान रखना, ब्रिटेन में विधायिका काफी अच्छी थी, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बारे में। तो ब्रिटेन से क्या, विधायिका के प्रक्रिया और विधायिका से संबंधित पॉइंट्स लिए गए। ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन से बेटा विधायिका लिख लेना, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, रिट जारी करने की शक्ति, विधि के समझ समानता, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, फर्स्ट पे द पोस्ट, कैग का पद, संसदीय शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, मंत्री परिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व होना, मंत्रिमंडल व्यवस्था, ये पॉइंट्स बेटा ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। ब्रिटेन के बाद हम चर्चा करते हैं अमेरिका के संविधान। तो अमेरिका उस समय भी ताकतवर था, और आप माने या ना माने पर इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पूरे विश्व में अगर कोई चीज घटित हो रही होती है तो उसके पीछे अमेरिका का कहीं ना कहीं हाथ रहता है। और जब हाथ रह रहा है तो ध्यान रखो, जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, अमेरिका खुद कहता है
भले ही इसने इजराइल ईरान में वार कराई, फिर आगे कहता है हम आपको आजादी दिलाएंगे। अफगानिस्तान में भी वार क्रिएट की, फिर आगे कहता है कि हम आपके मसले सुलझाएंगे। भारत पाकिस्तान में युद्ध भी यही करवाता है, फिर आगे कहता है हम आपके मसले सुलझाएंगे। तो ये सुलझाने का कार्य न्यायपालिका क्या करता है? तो ध्यान रखना, अमेरिका स्वतंत्र न्यायपालिका को प्रमोट करती है। न्यायिक पुनरावलोकन करना, पीआईएल जारी करना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, मूल अधिकार, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया, विधि का समान संरक्षण, सम्यक प्रक्रिया के बारे में, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की पहली पंक्ति, ये पॉइंट्स बेटा अमेरिका के संविधान से अंगीकृत किए गए। अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने स्वतंत्र न्यायपालिका बेटा लिखना शुरू कर दो। लिख नहीं पा रहे हो तो 2 से 3 बार बेटा पढ़ लो। नोट्स तो मैं आपको ये सभी पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या बेटा स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई? अमेरिकी संविधान से। न्याय पुनरावलोकन कहां से लिया गया? अमेरिकी संविधान से। पीआईएल जारी करने की ये तकनीक या पीआईएल किस तरह से जारी की जाएगी, जनहित याचिका कहां से आएगी? अमेरिकी संविधान से। अमेरिका संविधान से पढ़ते समय पावर के बारे में चर्चा करना। पावर क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका होना। न्यायिक पुनरावलोकन, अपना कोई डिसीजन दे दिया उसी को दोबारा से रिव्यू कर दिया। पीआईएल जारी करने की ट्रिक, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की ट्रिक, राष्ट्रपति को हटाने की ट्रिक, मूल अधिकार, विधि का समान संरक्षण, विधि के समान प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, प्रस्तावना की पहली पंक्ति, ये पॉइंट्स हमें अमेरिकी संविधान से देखने को मिलते हैं। फिर अगर कनाडा की चर्चा करें, कनाडा के बारे में बेटा इतना याद रखना, फेडरल, कनाडा से जहां फेडरल शब्द बोलेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, परिसंघीय ढांचा जिसमें औचित्य शक्तियां केंद्र के पास हो, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट की परामर्श देने की शक्ति, ये बेटा कनाडा से लिए। आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, नीति निर्देशक तत्व अर्थात जिसको हम डीपीएसपी के नाम से आगे जानेंगे, इसके बारे में, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, ये पॉइंट्स बेटा आयरलैंड के सिद्धांत संविधान से लिए गए। वहीं दक्षिण अफ्रीका की चर्चा करें, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो बेटा राज्यसभा के सदस्यों अगर मनोनयन की चर्चा करेंगे तो मनोनयन का पॉइंट्स लिया गया आयरलैंड से। वहीं अगर निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में या निर्वाचन की चर्चा करेंगे तो वो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। दोनों पॉइंट्स को की फैक्टर की तरह याद रखना। कैसे बेटा? राज्यसभा में अगर आप सदस्य बन रहे हैं, अगर सदस्य बनने के लिए आपका निर्वाचन होता है तो ये पॉइंट्स बेटा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अगर आपका मनोनयन होता है तो मनोनयन बेटा कहां से लिया गया? मनोनयन लिया गया था बेटा कहां से? जल्दी बताओ बेटा। मनोनयन लिया गया आयरलैंड से। ठीक है, ये पॉइंट बेटा याद रखना। राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से और सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करें, ऑस्ट्रेलिया कहती है समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना का प्रारूप, अंतरराज्यीय व्यापार किस तरह से किया जाएगा, वाणिज्य के बारे में, जर्मनी आपातकाल के बारे में। अब बेटा देखो, जर्मनी से आपातकाल कैसे याद होगा? जर्मनी में बेटा हिटलर था, हिटलर से अच्छा कोई आपातकाल लगा सकता है क्या? खुद से बेटा पूछ के बताओ, क्या हिटलर से अच्छा कोई आपातकाल तो समझता होगा? नहीं ना। तो सबसे अच्छा जहां से पढ़ा गया वहां से हम लोगों ने जर्मनी से ले लिया। फ्रांस की चर्चा करें तो फ्रांस गणराज्य के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, समता और बंधुत्व के बारे में। रूस की चर्चा करें, रूस मूल कर्तव्यों के बारे में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के बारे में। जापान की चर्चा करें, जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में। इसीलिए बेटा ये हम लोगों ने लगभग 60 देशों से लिया गया, उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में चर्चा की जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भारतीय संविधान को हम लोग उधार का थैला भी कहते हैं। क्या बेटा? भारतीय संविधान को हम लोग उधार का थैला भी कहते हैं। पॉइंट्स कंफर्म हो गए। कल के सेशन में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में, और कल से हमारा भारतीय संविधान पूरी तरह स्टार्ट हो जाएगा। कल प्रस्तावना, परसों से आर्टिकल्स, फिर हम लोग डेली 10-10, 20-20 आर्टिकल्स करके सारा संविधान। बेटा हमारा जो टारगेट्स रहेगा, हमारा केवल एक छोटा सा ही टारगेट है कि इस पूरे संविधान को हम लोग 60 दिनों के अंदर कवर कर लें। इसके बाद के दिनों में बेटा ईएसएम अर्थात एरर सॉल्यूशन मेथड के आधार पर तैयारी होगी। ईएसएम का बेटा एक छोटा सा ट्रिक है, आपने आज टेस्ट दिया, आपके मार्क्स कम आए, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा टेस्ट दीजिए, फिर आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये मार्क्स बढ़ेंगे कैसे? जो आपकी गलतियां हुई, जो आपकी एरर हुई, उन गलतियों को यहाँ सुधारने का काम किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो रहा था, अभी भी आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं, और एक बार बस बेटा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 30 दिन से 40 दिन का समय दीजिए। अगर 40 दिन बाद आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे तो आपकी फीस रिटर्न हो जाएगी। बस जैसा बोल रहे हैं वैसा आपको करना होगा। आपको डेली टारगेट फॉलो अप करने पड़ेंगे। अगर आप टारगेट्स ही नहीं फॉलो करेंगे तो बेटा आप हो, हम हो या ब्रह्मा हो, कोई भी उधर आएगा इस संसार में सिलेक्शन नहीं दे सकता। सिलेक्शन केवल तब होगा जब आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेटा मिलते हैं भूमि बैच में। अगर आपने भूमि बैच परचेज किया हुआ है
और अगर आपने सुरक्षा बैच परचेस किया, सुरक्षा बैच में या भविष्य में जो भी बैचेस आते हैं, अगर आपकी इच्छा करती है तो परचेस कर लीजिएगा। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना बेटा, द एग्जाम्स बड़ी, क्योंकि एप्लीकेशन पर समय समय पे अलग अलग चीजें आप लोगों के लिए फ्री में ही रहती हैं। कुछ चीजों को पेड इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि बैकएंड की चीजों को भी फंड करने के लिए कुछ तो धन चाहिए। कल के सेशन में चर्चा करेंगे प्रस्तावना के बारे में, जो भारतीय संविधान का पहला प्रारूप तय करेगा कि भारतीय संविधान किस लिए बना, किस तरह से बना, और भारतीय संविधान में क्यों प्रारूप प्रस्तावना की आवश्यकता हो। इसको लेकर समय समय पर मतभेद होते रहे, बेरुवाड़ी मामला होता है, अन्य मामले होते हैं, भारत संघ का मामला होता है कि प्रस्तावना भी भारतीय संविधान का अंग है या नहीं, इस बात को लेकर भी लड़ाई हुई। तो हर लड़ाइयों को लड़ते हुए अपने सिलेक्शन की लड़ाई में आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए केवी स्टडी, केवी स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों है दोनों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।